तो ये बात है सन 1960 की। यूएसए के टेक्सास स्टेट के एल पेसो नाम की जगह पर एक शख्स की पैदाइश होती है जिसका नाम था रिचर्ड रेमिरेज, जो कि आगे चलकर द नाइट स्टोकर, द वॉक इन किलर, द स्क्रीन डोर इंट्रूडर के नाम से फेमस होने वाला था। रिचर्ड रेमिरेज की पैदाइश जब होती है तो कहा जाता है कि इसके जो पिता जो थे वो कुछ लेवल पर इसके साथ फिज़िकल अब्यूज़ करते थे, इसको मारते पीटते थे और कई बार इसके सिर में चोट आई और कई बार ये झूले से झूलते हुए इसके सिर में चोट आई, कई दूसरी जगह पर खेलते हुए स्पोर्ट्स में इसके दौरान इसको चोट आई। तो इसके सिर में बहुत सारी चोटें आई जिसके कारण एक मेंटल इलनेस, एक मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था। तो कहा जाता है कि यहाँ से इसके एक सीरियल किलर बनने की जो है नींव यहाँ से रखी गई। इस दौरान इसको मिर्गी के अटैक आते थे, मिर्गी का अटैक पड़ता था और बीच बीच में एपिलेप्सी का दौरा भी पड़ता था इसको। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, अब चूँकि ऑलरेडी इसका जो मेंटल लेवल था वो किसी न किसी लेवल पर डिस्टॉर्ट था और इस बीच में जो एक बच्चे की सबसे नाजुक उम्र होती है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसकी कंडीशनिंग होती है, इसकी टीनेज के दौरान 13 साल की उम्र में एक मिगेल नाम का शख्स है जो कि इसका एक रिलेटिव था, वो वियतनाम वॉर से आया था। तो 13 साल की उम्र में रिचर्ड की मुलाकात होती है मिगेल से। अब ये जो मिगेल था इससे रिचर्ड की एक क्लोज फ्रेंडशिप हो जाती है। अब चूँकि मिगेल वियतनाम वॉर से लौटा था तो मिगेल के पास बताने के लिए बहुत सी कहानियाँ थी। वो बताता रिचर्ड को कि कैसे उसने कई लोगों को मारा, कई औरतों की असमत उसने लूटी, कई औरतों को मौत के घाट उतारा, और वो ऐसे ऐसे फ़ोटो बताता जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे, जिसमें उसने किसी लेडीज़ का सिर अपने हाथ में ले रखा है जो कि कटा हुआ है। तो यहाँ से अब समझ सकते हैं कि रिचर्ड की साइकी में एक चीज़ घुसने लगी कि क्राइम और दूसरी चीज़ें। इस बीच में मिगेल नई नई टेक्निक्स बताता रिचर्ड को कि किस तरह से किसी इंसान को मारा जाए, और इस तरह की जो एक घिनौने काम है ये उसने देखे 13 साल की उम्र में। और कुछ ही दिन बाद खबर आती है कि मिगेल ने खुद की वाइफ को शूट कर दिया है और उसको मार डाला है। अब खुद की वाइफ को मारने के जुर्म में मिगेल चला जाता है जेल में, और अब रिचर्ड जाता है अपने जीजा के पास। वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर में अटके, तो वो वाला सीन होता है रिचर्ड के साथ। अब जहाँ पर मिगेल खुद रिचर्ड को इस तरह का सीन बताता, उसकी तरफ उसका जीजा भी कम नहीं था। जो रिचर्ड है वो अपने जीजा के साथ शाम को निकलता घर से और वो देखता है कि उसका जीजा कई मकान हैं उनकी खिड़कियों से झांक रहा है, और झांक कर वो क्या देखता है कि लड़कियां कपड़े बदल रही है, लड़कियां बिना कपड़ों के सो रही है, कम कपड़ों में सो रही है। तो ये चीज़ें रिचर्ड का जीजा देखता, तो इसके साथ रिचर्ड खुद भी देखने लगा, और यहाँ से इसकी ये चीज़ें और भी ज़्यादा इसके अंदर घर करती गई। इसके बाद यहाँ पर ये LSD लेने का शौकीन बनता गया। LSD जो कि एक ड्रग होता है, जो सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था, जिसमें अर्नब गोस्वामी बड़ा चिल्ला चिल्ला के बताया था मुझे LSD दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। दैट्स काइंड ऑफ LSD वी आर टॉकिंग अबाउट। तो ये LSD लेने लग गया और बीच में हैरत अंगेज तौर पर यहाँ पर ये सैटनिज्म की प्रैक्टिस करने लग गया। आपने कभी सुना हो एक लूसीफर नाम का शैतान था, और जिसने कि भगवान के खिलाफ, गॉड के खिलाफ बगावत कर दी थी, और उसने अपना नया रिचुअल शुरू कर दिया था, खुद का एक नया सेक्ट उसने शुरू कर दिया था जिसको सैटनिज्म बोलते हैं। वो खुद शैतान होता है, लोगों की रूह के साथ सौदा करता है और लोगों को कई चीज़ें नवाजिश करता है। तो ये एक सैटनिज्म का भी फॉलोअर बन गया, सैटनिस्टिक रिचुअल फॉलो करता। इसके कुछ दिन बाद एक होटल थी जहाँ पर ये नौकरी करने जाता है, एज ए वेटर नौकरी करता था, वहाँ पर एज ए रूम सर्विस ये नौकरी करता था। होटल का नाम था हॉलीडे इन होटल। तो अब यहाँ पर ये देखता है कि एक हस्बैंड और एक वाइफ रुके हुए हैं। तब ये कोशिश करता है कि वहाँ से कुछ सामान चुरा लिए जाए। तब ये सामान तो चुरा लेता है और होटल में कई बार ये चोरी भी करता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि ये जो हस्बैंड वाइफ रुके हो तो ये उस लड़की के साथ रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस लड़की का हस्बैंड वहाँ पर आ जाता है और लड़की को छुड़ा लेता है और रिचर्ड रेमिरेज को होटल की जो अथॉरिटी है उसके हवाले कर देता है। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस केस दर्ज करने की बात आती है तो ये जो शख्स है
ये मना कर देता है कि क्योंकि ये बाहर से आया हुआ था और ये किसी भी तरह से किसी भी पुलिस केस में नहीं पड़ना चाहता था। तो ये स्ट्रिक्टली डिनाई करता है कि ये किसी भी तरह का कोई केस नहीं करेगा। अब इस तरह से रेमिरेस बड़ा होता है और इसकी उम्र हो जाती है 22 साल। 22 साल की उम्र में रेमिरेस पहुंच जाता है कैलिफोर्निया, और ये जो मैन हॉन्टिंग स्टोरी है ये कैलिफोर्निया की है। ये जो नाइट स्टॉकर, द स्क्रीन इंट्रूडर, ये जो नाम मिले हैं रेमिरेस को, ये मिले थे इसको कैलिफोर्निया से। कैलिफोर्निया में 10 अप्रैल 1984 का दिन एक 9 साल की लड़की एक पाइप से लटकी हुई मिलती है। इसको बुरी तरह से रेप किया गया था। इसको चाकू से इसका गला काट दिया गया था, और गला इतना ज़ोर से काटा गया था कि बस ये सिर के बल हल्का सा लटका हुआ था इसका गला। अब दूसरी वारदात सामने आती है 28 जून 1984। पहली वारदात हुई थी अप्रैल में, दूसरी वारदात होती है 28 जून के दिन 1984। एक 69 ईयर ओल्ड वुमेन, 69 साल की एक औरत के साथ ये रेप करता है। उसके बाद उसको गोली मार देता है और उसके बाद इसका गला काट देता है। अब तारीख आती है मार्च 1985। रिचर्ड एक 22 साल की लड़की को गोली मारता है और खुशकिस्मती से वो लड़की बच जाती है, लेकिन उसकी रूममेट वो नहीं बच पाती। यहाँ पर रिचर्ड उसका रेप करता है, उसको गोली मारता है शॉटगन से, और फिर उसका गला काटकर बाहर आ जाता है। इसके जस्ट 1 घंटे के बाद रिचर्ड देखता है कि कोई लड़की अपनी कार में बैठी हुई है। रिचर्ड जाता है, उसका गेट खटखटाता है, और जैसे ही लड़की गेट खोलती है रिचर्ड उसको पाँव से घसीट कर बाहर निकालता है और उसको 2 बार गोली मारता है उसके सिर में, और लड़की की वहीं मौत हो जाती है। इसके 10 दिन बाद रिचर्ड जाता है एक मकान में जहाँ पर वो देखता है कि एक शख्स सो रहा है, तो वो उस सोते हुए शख्स को गोली मार के मार डालता है। लेकिन इस बीच उस शख्स की वाइफ की नींद खुल जाती है। तो अब यहाँ पर रिचर्ड क्या करता है कि उसकी वाइफ को पहले तो बांधता है, उसके बाद उससे पूछता है कि घर की ज्वेलरी कहाँ है। जब लड़की बताने से मना करती है तब ये खुद ज्वेलरी ढूंढता है, लेकिन इसको ज्वेलरी नहीं मिलती। इसको मिलता है सिर्फ एक खाली डब्बा। तब ये शॉटगन से उस औरत को मारता है, 3 फायर करता है। 3 गोलियों में वो उस औरत की मौत हो जाती है। ये उसकी गर्दन को काटता है चाकू से, और उसके बाद उसकी दोनों आंखें हैं उस औरत की, उन दोनों आंखों को निकालता है और इस ज्वेलरी के डब्बे में रखता है, और इस ज्वेलरी को एक मिसाल के तौर पर वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन जब यहाँ पर पुलिस आती है तो वो देखती है कि जिस शॉटगन से इस औरत को मारा गया, जिस शॉटगन से उस कार वाली लड़की को मारा गया, दोनों की बुलेट हैं वो सेम है। यहाँ पर शू के जो निशान मिले हैं घर के आसपास, और शू के निशान वहाँ पर मिले हैं, वो भी सेम है। लेकिन ये जो बुलेट है और शू के निशान है, इससे कातिल का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है, और ये संभव भी नहीं था। तो पुलिस ढूंढती रहती है, लेकिन पता नहीं चलता कि आखिर ये कौन था। अब इसके बाद एक 16 साल की लड़की को ये एक रोड से हमला करता है, जैसा कि आपने रमन राघव 2.0 में देखा होगा। तो ये 16 साल की लड़की को एक रोड से हमला करता है, और वहाँ पर वो उसको कोशिश करता है कि टेलीफोन का वायर उससे स्ट्रैंगल करके गला घोंट के मार दे। लेकिन जब वो लड़की का गला घोंटता है तब अचानक उस वायर में आग लग जाती है, और वो सोचता है कि टेलीफोन के वायर में कब से आग लगने लगी, और ऊपर देखता है कि वो जीसस क्राइस्ट का फ़ोटो लगा हुआ है। तो जहाँ पर एक तरफ अगर देखा जाए तो एक अजीब सी सिचुएशन है कि एक तरफ ये सैटेनिज्म को भी मानता है, दूसरी तरफ यहाँ पर ये इस लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ देता है कि वहाँ पर जीसस क्राइस्ट की फ़ोटो लग गई, स्पार्किंग हो गई। उसको लगता है कि ये जीसस क्राइस्ट का इशारा है कि इस लड़की के आखिरी दिन अभी नहीं आए, इस लड़की का बचना जाना तय है। तो यहाँ पर जो रिचर्ड है वो इस लड़की को छोड़ देता है। अब ये जो लड़की है ये हॉस्पिटल में जाती है तो इसको लगभग 500 टाँके लगते हैं, और 500 टाँके लगने के बाद इसकी सेहत में इम्प्रूवमेंट होता है, और ये जहाँ भी जाता है ये वहाँ पर अपना एक सैटन का साइन दिखाता है, और ये शैतान को कहता है कि मैंने एक और रूह तुमको सौंप दी है, एक और रूह तुम्हारे हवाले है। अब रिचर्ड जहाँ पर भी कत्ल करता वहाँ पर उन शख्स को मारने से पहले ये सैटन का साइन बनाता, वहाँ पर पेंटाग्राम जो होता है शैतान का जो निशान है वो बनाता। उन लोगों को भी वो दिखाता कि मैं तुम्हारी जो रूह है उनको शैतान के हवाले करने जा रहा हूँ। खैर जो लोग मरने जा रहे हैं उनको क्या ही पता है वो शैतान के पास जा रहे हैं या भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन ये बात जाहिर कर देता सबको कि ये एक शैतान का बंदा है,
और ये सब जगह पर अपनी जो शैतान वाली जो फिलोसॉफी है वो जताता है। अब लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि रिचर्ड का जो केस है उसको मीडिया कवरेज मिलने लग जाती है। मीडिया में काफ़ी इसका नाम हो जाता है कि इस तरह से कैलिफोर्निया में एक शख्स है, वो लोगों को इस तरह मार रहा है, प्लस वो जो शैतान है उसको काफ़ी प्रमोट कर रहा है, उसका पेंटाग्राम बना रहा है। तो रिचर्ड खुद देखता है कि यार ये इस तरह से अगर चलता रहा तो जल्दी वो पकड़ा जाएगा और पुलिस की रडार में भी वो जल्दी आ जाएगा। अब कुछ दिन बाहर रहने के बाद, ये कुछ दिन लॉस एंजल्स में रहने के बाद ये वापस आ जाता है कैलिफोर्निया में। अब कैलिफोर्निया में आकर ये एक मैन को 3 बार शूट करता है, लेकिन ये आदमी सर्वाइव कर जाता है। लेकिन इस बीच इस आदमी की औरत, इसकी जो वाइफ है, वो जग जाती है। लेकिन उसके जगने का मतलब था कि अब उसके साथ रेप होना और उसका बुरी तरह से पीटा जाना तय था। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड इस औरत को मारता नहीं है, ये इसको ज़िंदा छोड़ देता है और वो अपनी कार लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन अब दिक्कत क्या हो जाती है रिचर्ड के लिए यहाँ पर कि एक 13 साल का लड़का है, वो रिचर्ड को एक कार में बैठे हुए देख लेता है। और चूंकि अब रिचर्ड ने जब इस औरत को, इसके हस्बैंड को मारा था, तब भी इस लड़के ने उसकी चीख पुकार सुनी थी। तब उसको पता है कि कहीं ना कहीं ये जो शख्स है इसने गुनाह तो किया है। तो वो रिचर्ड जब कार में बैठकर जा रहा होता है, तब ये 13 साल का लड़का उसकी कार के लाइसेंस प्लेट के नंबर को नोट कर लेता है और वो जाकर पुलिस को बताता है कि ये वो शख्स था जिसने ये क्राइम करने के बाद इस कार को ऑपरेट किया था। अब जब पुलिस इस कार के लाइसेंस नंबर को खंगालती है, इस कार को ढूंढती है, तो ये कार एक सुनसान वीराने इलाके में पड़ी मिलती है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर रिचर्ड इतना भी तेज़ था कि उसने अपने फिंगरप्रिंट के निशान वगैरह सब जगह से मिटा दिए थे, कार के हैंडल से, गियर से और बाकी सब जगह से। लेकिन बदकिस्मती से जो गाड़ी का रियर व्यू होता है, जिसमें आप पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, पीछे के व्हीकल्स को देख सकते हैं, बदकिस्मती से रिचर्ड वहाँ पर अपना एक फिंगरप्रिंट छोड़ देता है और उस फिंगरप्रिंट की बिना पर पुलिस को पता चलता है कि ये शख्स रिचर्ड है। लेकिन इस बीच में रिचर्ड फिर से पकड़ जाने के डर से बाहर भाग चुका था। लेकिन अब चूंकि पुलिस को पता चल चुका था कि ये जो शख्स है वो रिचर्ड है, उसके बारे में जो खबरें थी वो आम हो चुकी थी, मीडिया में, न्यूज़पेपर में हेडलाइंस बन रही थी, पुलिस खुद भी इसको ढूंढ रही थी। लेकिन रिचर्ड इस बात से अनजान था। कुछ टाइम के बाद रिचर्ड जब वापस अपने होम टाउन आता है कैलिफोर्निया, तब वो एक ग्रोसरी शॉप में कुछ सामान खरीदने जाता है। तो वहाँ पर कुछ बूढ़ी औरतें उसको देखकर हैरानी भरी नज़रों से गुजरती है। तब रिचर्ड को कुछ शक भी होता है कि आखिर माजरा क्या है। और जब वो अपने लिए सब्जियां ले रहा था, तब वो पास में पड़े एक न्यूज़पेपर को देखता है, तो उसको पता चलता है कि उसके नाम की तो हेडलाइन बन रही है कैलिफोर्निया में, उसको पकड़े जाने की जद्दोजहद चल रही है। तब वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन इस बीच उन बूढ़ी औरतों ने कुछ और आदमियों को बता दिया था कि यही वो शख्स है जिसकी तलाश पुलिस इतने टाइम से कर रही है, जिसने इतने समय से कैलिफोर्निया में आतंक मचा रखा है। अब वो लोग हैं, वो लोग हैं वो रिचर्ड को पकड़ते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से पीटते हैं और फिर उसके बाद उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। जब पुलिस उसको पकड़ लेती है, उसके बाद उसको कोर्ट में ले जाती है। तो उसको कोर्ट में ले जाते हुए वो अपने हथेली पर बना हुआ शैतान का साइन बताता है, पेंटाग्राम जो बना हुआ था, उसकी स्माइल जो थी काफ़ी किलर थी। वो स्माइल के साथ जब मीडिया उसके फ़ोटोज़ ले रही थी, तब अपना शैतान का साइन बताता है, जो कि काफ़ी फेमस हुआ, काफ़ी उसने सुर्खियाँ बटोरी। और जब उसके ऊपर कोर्ट में केस चलता है, तब वो कई बार कहते हुए पाया गया, हेल सैटन, शैतान के आगे झुकने के लिए उसने अपील की थी। और 28 सितंबर 1989 को रिचर्ड के ऊपर केस चलता है और 13 मर्डर, 5 बार अटेम्प्ट टू मर्डर, 10 बार सेक्सुअल असोल्ट एंड 14 टाइम्स बर्गलरी, विच मीन्स 14 बार लूटपाट का केस। तो इन सब को मिलाकर उसको डेथ पेनल्टी की सज़ा सुनाई जाती है इन अ गैस चैम्बर। उसको गैस चैम्बर में जहरीली गैस देकर मार डाला जाएगा। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर 26 साल बाद जब वो 53 साल का हो जाता है, तब तक भी उसको फांसी नहीं दी गई और 2013 में वो अपनी नेचुरल डेथ किसी बीमारी की वजह से मर गया, लेकिन उसको फांसी नहीं दी गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी रिचर्ड रेमिरेज की। इसके बारे में कुछ स्ट्रेंज फैक्ट्स भी हैं जो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। लोग कहते हैं कि रिचर्ड रेमिरेज था, इसकी जो स्माइल थी बड़ी कातिलाना थी।
कई लोग ये भी कहते हैं कि रिचर्ड रेमिरेज है वो काफ़ी हैंडसम था और इसकी स्माइल बहुत अच्छी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रिचर्ड ने कभी भी अपने दांत साफ नहीं किए, वो कभी भी ब्रश नहीं करता था। इवन उसके फ्रेंड उसको कहते थे कि तेरे मुंह से बदबू आती है, या तो मुंह खोला मत कर या फिर ब्रश करके आया कर। पहली बार रिचर्ड ने किसी डेंटिस्ट को बताया था वो जेल में जाने के 9 दिन बाद था, और वहाँ पर एक डॉक्टर ने उसके 9 दांत साफ किए थे। दूसरा ये कि जब रिचर्ड पर केस चल रहा था तब उसकी एक जो जूरी थी, जूरी में एक फीमेल मेंबर थी। तो जब रिचर्ड को पेशी के लिए लाया जाता है तब ये फीमेल मेंबर वहाँ पर टाइम पे पहुँची नहीं थी। उसके कुछ टाइम बाद सड़क पर ये औरत शॉट कर दी गई, इसको बंदूक से मार दिया गया। और कई बार ऐसा कहा जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं हाथ रिचर्ड रेमिरेज का ही था। उसने सलाखों के पीछे रहते हुए इस फीमेल जूरर की हत्या करवाई थी, लेकिन ये कभी भी इस्टेब्लिश नहीं हो सका और खुद रिचर्ड रेमिरेज ने कभी भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली कि ये उसने करवाया है। अगर उसने करवाया होता तो वो निश्चित रूप से इस चीज़ की जिम्मेदारी मेरे ख्याल से ले लेता। इस बीच ऐसा भी हुआ कि जब रिचर्ड रेमिरेज जेल में बंद था और उसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था और उसको लग रहा था कि उसका वकील उसको छुड़ा नहीं पाएगा, तो उसने खुद के वकील को मारने की प्लानिंग बना ली थी। लेकिन खुशकिस्मती से जेल के अथॉरिटी के एक मेंबर ने उसकी ये प्लानिंग सुन ली और उसके बाद उसके जो वकील हैं वो अलर्ट हो गया और उसने रिचर्ड रेमिरेज के पास जाना बंद कर दिया। अलावा इसके रिचर्ड ने 2 बार जेल से भागने की कोशिश की, 2 बार जेल से एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार ये नाकामयाब हुआ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी रिचर्ड रेमिरेज के ऊपर। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नए दिन नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें दोस्तों। गुड बाय, शुक्रिया।